हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे बैलेंस्ड डाइट और उसका जो आज बचा हुआ है वो पोर्शन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं डिजीज़, क्योंकि हमने शुरू का जो पोर्शन है क्लास का वो किसके लिए रखा है, डिजीज़ के लिए। तो हमने देख ली थी वायरस से होने वाली डिजीज़। जापान में रब ने एसएमएस किया, वायरस के कारण चैंपियंस की दुनिया में फ्लू आया। ये था वायरस के कारण होने वाली डिजीज। इसके बाद हमने देखी थी प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज। इसमें हमने जो ट्रिक है वो देखी थी, प्रोटोकॉल तोड़ काम पे सोले, ये ट्रिक थी और इस ट्रिक से हमने ये सारी डिजीज देखी थी इसमें। इसके बाद हमने देखा था डिजीज कौन कौन सी होती है। एक होती है इनेट डिजीज और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज। इनेट डिजीज क्या होती है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमें प्राप्त होती है, जिन्हें हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए में कुछ एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा। फिर आता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वे डिजीज होती है जो हम जीवन काल में अर्जित करते हैं, जैसे कि ये किससे होती है, ये पर्सन टू पर्सन होती है, एनिमल टू ह्यूमन हो सकती है और एनिमल टू एनिमल हो सकती है। जो ये लास्ट की दो है, एनिमल टू ह्यूमन और एनिमल टू एनिमल, इनको हम शामिल करते हैं किसमें, जूनोटिक डिजीज में। और जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इनका एक और नाम है, क्योंकि ये एकदम से हो जाती है, जैसे ही किसी वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया और ये हो जाती है, इसीलिए इनको कहा जाता है एक्यूट रोग, एक्यूट डिजीज। एक्यूट मीन्स ये एकदम से हो जाती है, किसी भी जो पैथोजन है उसने आपको इम्पेक्ट किया और ये आपको हो जाएगी, इसीलिए इनको कहा जाता है एक्यूट डिजीज। और जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो लंबे समय तक, जैसे कि हमने इसका क्या देखा था कि किसी विकिरण के हम कांटेक्ट में आते हैं या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हम लंबे समय तक अगर कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाली डिजीज हमें होगी कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसीलिए इनका एक और नाम क्या है, इनका एक और नाम है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, चिरकाली रोग। इंग्लिश टर्म ही आप याद रखें। ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि इसके माध्यम क्या हो सकते हैं, एयर, वाटर, फूड, अगर दूषित कोई भोजन है वो, बॉडीली फ्लूइड लाइक ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड इंसेक्ट्स, परजीवी, और स्पर्श के द्वारा भी ये हो सकती है। और ये किसके द्वारा होती है, इसके पैथोजन कौन कौन से हैं, ये है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स, फंजाई, ये सब इसके पैथोजन होते हैं। नेक्स्ट हमने देखी थी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है, और इसके कारण क्या होते हैं, जैसे कि किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, किसी ग्लैंड में अगर एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो जाती है तो उस वजह से ये वाली डिजीज हो जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट इसका रीजन है कि रेडिएशन या केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं। थर्ड, डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज कैसी डिजीज होती है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होती जाती है, जैसे कि अल्जाइमर। फिर इसके बाद था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। और इनको हम बैलेंस्ड डाइट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी डिजीज आएगी वो भी किसमें होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिजीज, हमारी जीवन शैली के कारण होने वाले रोग, जैसे कि डायबिटीज टाइप सेकेंड। फिर हमने देखा बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें प्राक केंद्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। ये होते हैं सिंगल सेल्ड और माइक्रोस्कोपिक। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी ट्रिक देखी थी, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज की ट्रिक। ऑल स्मॉल टाइगर्स कैन डांस प्रीटी ग्रेसफुली वाइल प्लेइंग लाउड गिटार्स। तो इनसे हम, इनके जो फर्स्ट जो वर्ड है उनसे हम
इन डिजीज के नाम याद कर लेंगे तो लगभग बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज इसमें कवर हो गई है। अब नेक्स्ट हम आज क्या देखेंगे, आज भी हम जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनका हम नाम देखेंगे, डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इनके नाम है सिफिलिस, गोनेरिया, ल्यूकेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये जो डिजीज है वो कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनके नाम भी आप याद कर ले। अब हमारी इतनी हो गई, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी डिजीज का अध्ययन करेंगे। अब हमारे मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या था, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। बैलेंस्ड डाइट, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से होते हैं इसमें एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल मेनली इसमें होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है, इसको आप याद भी ना करें तो भी चल जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को आप याद ना भी करें तो भी चल जाएगा। इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये जो होते हैं ये तीनों ही ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है बायोफ्यूल्स या जैव ईंधन। और इनमें भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो 50 से 75% तक हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो विटामिन और मिनरल है इनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनकी बॉडी में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका अनुपात होता है 1:2:1। और ये होते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक ही सेकेराइड अणु से मिलकर बने हुए होते हैं, इनका जल अपघटन हम नहीं कर सकते हैं। डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करने पर हमें मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। फिर हमने मोनोसेकेराइड का देखा, उसका फॉर्मूला CH2O का होल n, और इसमें n बराबर था 3 to 7। और n बराबर 3 रखने पर हमें ग्लिसरेल्डिहाइड प्राप्त होता है, 4 रखने पर ट्रायोज या एरिथ्रोज प्राप्त होता है, 5 रखने पर हमें पेंटोज या राइबोज शुगर हमें प्राप्त होती है। ये जो राइबोज शुगर है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है RNA में और ATP में। और इस राइबोज शुगर में से अगर हम एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं तो उससे बनती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है DNA में। इसके बाद n बराबर 6 रखने पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमें प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड शुगर और ग्रेप्स शुगर इसे कहा जाता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर और हनी शुगर कहा जाता है। फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शुगर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था गैलेक्टोज, और इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर। और n बराबर 7 रखने पर हमें प्राप्त होता है हेप्टोज। इसके बाद हमने देखा था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CHO ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा और OH ग्रुप होगा। CHO ग्रुप को एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O को कीटोन और OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को इसीलिए क्या कहा जाता है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। और इसमें हमने ग्लूकोज को क्या कहा, एल्डोज, और ग्लूकोज के आगे क्या था, फ्रक्टोज, उसको हमने कहा कीटोज, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसके बाद हमने देखा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड की यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। और इन मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है। सुक्रोज को कहा जाता है केन शुगर, किचन शुगर, टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर इसको कहा जाता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है, ये अंकुरित अनाज में पाई जाती है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड हमने पढ़े आगे। स्टार्च, उसमें हमने देखा स्टार्च क्या होता है, पादपों का जो संग्रहित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च। और ये भी किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। अगर ग्लूकोज इसमें सीधी श्रृंखला के रूप में है तो उसे कहा जाएगा एमाइलेज, और ग्लूकोज अगर शाखित शाखाओं के रूप में है, ब्रांच्ड फॉर्म में है, तो उसे कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड हमने क्या देखा, जो कि एनिमल में स्टोरेज फूड होता है, वो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज क्या होता है, ये लीवर में बनता है। लीवर में जो ग्लूकोज और ग्लूकोज होते हैं वो
गैलेक्टोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिमल का जो स्टोरेज फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन। तो लीवर में ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तब क्या होता है, यही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और ये प्रोसेस लीवर में होती है कोर्टिसोल हार्मोन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं लिपिड और प्रोटीन, क्योंकि ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये भी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं अगर हम ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं। सबसे पहले होगा ग्लाइकोजन कन्वर्ट, और सेकंड नंबर पर लिपिड, और थर्ड नंबर पर प्रोटीन। ये जो कन्वर्ट होंगे उसकी प्रोसेस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद हमने काइटिन देखा। काइटिन क्या होता है, ऑर्थोपोडा के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन पॉलीसेकेराइड का। हिपेरिन, हिपेरिन हमने नेक्स्ट देखा, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। फिर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है, प्लांट की सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। प्लांट फाइबर जैसे कि कपास, जूट, पटसन, ये सब होते हैं, उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। एनिमल फाइबर जो होते हैं उनमें क्या, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि रेशम, ऊन, इन सब में ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इनुलिन का उपयोग किसमें किया जाता है, किडनी डिजीज का पता लगाने में। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था प्रोटीन। प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस ने, और बर्जीलियस और मूल्डर ने। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों ही कंपोनेंट, तीनों ही तत्व इसमें होते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ होता है। लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने में है वो कितने अमीनो एसिड यूज आते हैं, वो आते हैं 20। और जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, वो 10 प्रकार के जो अमीनो एसिड है उनको तो बना लेती है, इसीलिए उनकी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और इनको कहा जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और इनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। बाल, नाखून और सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। और बॉडी का 15% पार्ट बनाते हैं प्रोटीन्स। मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, कोलेजन प्रोटीन। ये कहाँ पर पाया जाता है, स्किन, स्किन के बाद मसल्स, बोन, और इनके बीच में लिगामेंट और टेंडन, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसकी कमी से होते हैं 2 रोग, क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोकोर क्या होता है, 6 मंथ टू 5 ईयर के चाइल्ड में होता है, और जो मेरेस्मस होता है वो 6 मंथ टू 1 ईयर के चाइल्ड में होता है। क्वाशियोकोर में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की ही कमी होती है, और मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की भी इसमें कमी हो जाती है। क्वाशियोकोर में बॉडी में सूजन आ जाती है, पेट फूला हुआ लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इडिमा। और जो पेट आगे की ओर जो फूला हुआ लगता है उसको कहा जाता है पोर्ट बेली। और मेरेस्मस में ये नहीं पाया जाता है। मेरेस्मस में जो चाइल्ड है उसकी बॉडी कंकाल, उसकी पसलियां हमें दिखने लग जाती है। और क्वाशियोकोर में लीवर में फैट का डिपॉजिट हो जाता है, मेरेस्मस में ये नहीं होता है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोटीन के टाइप, सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है, ये अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है इसमें अमीनो एसिड के अलावा अन्य समूह भी होते हैं। सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन। इसमें हीम समूह अलग है और ग्लाइको समूह अलग है। इसके बाद हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में। इसके बाद हमने देखा प्रोटीन का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन को अगर हम उच्च ताप में रखते हैं या फिर इसकी अम्ल या क्षार से क्रिया करवा देते हैं तो इसकी जो संरचनाएं हमने देखी थी वो विकृत हो जाती है, ये अपने स्ट्रक्चर को खो देता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है। अगर ये टेम्परेचर हम हटा दें, अम्ल या क्षार को हम यहाँ से हटा दें, तो वो पुनः प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आज हम नेक्स्ट आगे से पढ़ते हैं।
प्रोटीन जो है उसके सोर्स हम देख लेते हैं। मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? स्पाइरुलिना में और सोयाबीन में। स्पाइरुलिना में 65% और सोयाबीन में ये पाया जाता है 55%। तो मैक्सिमम किस में? स्पाइरुलिना में। और ये स्पाइरुलिना क्या होता है? ये होता है एक शैवाल। ये क्या होता है? एक शैवाल, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी के आधार पर सबसे अच्छी प्रोटीन कौन सी होती है? क्वालिटी के आधार पर जो अंडे की जो प्रोटीन है, एग की प्रोटीन, वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? मिल्क की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन। और अंतरिक्ष में जो प्रोटीन यूज ली जाती है वो है क्लोरेला, और इससे हमें प्राप्त होता है 63% प्रोटीन। ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो आपको ये एज इट इज याद रखने हैं। इसके बाद आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे वसा या लिपिड। अब ये वसा है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है वसा में। और वसा क्या होती है? जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे ये जमा होती है। स्किन के नीचे जो वसा जमा होती है वो क्या करती है? स्किन के नीचे ये वसा जमा है, ये एक तरह से ऊष्मारोधी परत का काम करती है, ये हीट इंसुलेटर का काम करती है। ये वसा की जो परत है वो किसका काम करती है? हीट इंसुलेटर का। ऊष्मारोधी परत का ये काम करती है, जो वसा के स्किन के नीचे जो वसा की लेयर पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस वसा में होता क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर ये बनी हुई होती है। तो ये जो वसा है वो किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? वसा मिलकर बनी हुई होती है, 3 मॉलिक्यूल्स वसीय अम्ल के होंगे। तीन तो होते हैं इसमें वसीय अम्ल, और एक होता है इसमें ग्लिसरोल। वसा इनकी मिलकर बनी हुई होती है, 3 अणु तो होंगे वसीय अम्ल के और एक होगा ग्लिसरोल, क्योंकि 3 जो है इसमें वसीय अम्ल है, फैटी एसिड्स है। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, फैटी एसिड्स में होते हैं कार्बन। और इसके अलावा इसमें क्या होगा? यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके का ग्रुप, COOH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जहां पर भी ये इस तरह का मिल जाएगा वहां पर ये क्या होंगे? ये होंगे अम्ल। तो वसीय अम्ल की संरचना कुछ इस तरीके की होगी, और इस तरीके के 3 वसीय अम्ल के अणु होंगे, और उससे एक क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल का अणु। ग्लिसरॉल का अणु मिलके ये बनाएंगे वसा। अब क्योंकि इसमें 3 वसीय अम्ल मिल रहे हैं, इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसको हम कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 वसीय अम्ल होते हैं इसीलिए ट्राई मीन्स 3, ग्लिसराइड इसको कहा जाता है। वसा को, लिपिड को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, मैंने बनाया यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन। इन कार्बन के बीच में मैंने जो ये एक लाइन खींची है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम बॉन्ड। ये जो सिंगल लाइन है इसको बॉन्ड कहा जाता है, बंध, जो कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ने का काम करती है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बनाती हूं, ये कार्बन, अगेन मैंने इनके बीच में बॉन्ड बनाए, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर होंगे
दो बॉन्ड यहाँ पर है, दो बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये तो है सिंगल बॉन्ड और ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, कार्बन, अगेन कार्बन कार्बन, लेकिन इनके बीच में मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, तीन बॉन्ड इसमें मैंने बना दिए। ये तीन बॉन्ड जो बना दिए उनको क्या कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनको कहा जाता है। अब ये जो वसीय अम्ल हम देख रहे हैं, इस वसीय अम्ल में मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन 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 जुड़े हुए होंगे और उनके आगे एक ग्रुप होगा, वो होगा COOH ग्रुप, जो कि अम्ल होना उनका प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो कार्बन होंगे उनमें इन तीनों तरह की संरचना उपस्थित हो सकती है। ये जो वसीय अम्ल है इसमें कार्बन में ये तीनों तरह की स्ट्रक्चर उपस्थित हो सकती है। तो जब इस तरह की सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर उपस्थित होती है तो उसको कहा जाता है संतृप्त वसीय अम्ल। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो वो वाला जो ये चेन है उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त, सैचुरेटेड। और ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जिन भी संरचनाओं में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाता है, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड उनको कहा जाता है। ये आपके आगे काम में आने वाले हैं, इसीलिए आप याद रखें कि जिनमें भी होता है सिंगल बॉन्ड वो होते हैं सैचुरेटेड, और जिनमें भी पाया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे क्या देखेंगे, ये जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल ही यहाँ पर क्या होंगे, सैचुरेटेड वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल या असंतृप्त वसीय अम्ल। तो यहाँ पर हम ये वसीय अम्ल के दो टाइप हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप इसका क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल, जिसमें स्ट्रक्चर होगी इस तरह की, संतृप्त फैटी एसिड, सैचुरेटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। और नेक्स्ट कौन सी होगी, नेक्स्ट होगी असंतृप्त, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनको कहा जाएगा। तो वसीय अम्ल यहाँ पर टू टाइप के होंगे, जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या करता है वो हम देखते हैं। हमारे दो प्रकार की लिपोप्रोटीन पाई जाती है, LDL और HDL। इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, LDL और HDL। LDL क्या होती है और HDL क्या होती है। LDL होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और HDL क्या होती है, HDL होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारी बॉडी में बनते हैं। तो ये जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये क्या करता है, ये डिजीज पैदा करता है, ये हार्ट डिजीज पैदा करता है, हार्ट डिजीज पैदा करता है। और ये जो HDL है वो हेल्दी होता है और ये हार्ट डिजीज पैदा नहीं करता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, वसीय अम्ल के दो टाइप हमने देखे, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। अब ये जो संतृप्त वसीय अम्ल है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये संतृप्त वसीय अम्ल क्या करता है, LDL की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है, LDL की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए
ये जो संतृप्त वसीय अम्ल है वो क्या करता है, वो हार्ट डिजीज को उत्पन्न करता है, इसीलिए ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए संतृप्त वसीय अम्ल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसमें कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या करता है, ये HDL की मात्रा को बढ़ाता है, ये HDL को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, और इससे हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इससे हमें हार्ट डिजीज नहीं होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम हार्ट पढ़ते टाइम पढ़ते हैं, वो वाली डिजीज हमको इससे नहीं होगी। तो असंतृप्त वसीय अम्ल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब ये असंतृप्त वसीय अम्ल किस फॉर्म में होता है, ये मेनली होता है लिक्विड फॉर्म में, और ये जो संतृप्त वसीय अम्ल है वो कौन सी फॉर्म में होता है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। अब हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल क्या होंगे और असंतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल देखें तो कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, और इसके अलावा कौन सा ऑयल, पाम ऑयल, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड किन से मिल सकता है, मिल्क, एग, मीट, ये सारे किससे प्राप्त होते हैं, ये सारे प्राप्त होते हैं एनिमल्स से। किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से। तो मिल्क, एग, मीट से भी हमें क्या प्राप्त होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं, मिल्क, एग, मीट, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब हम लेते हैं, तो हमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि हम इनका अच्छे से यूज कर ले अंदर, और ये एलडीएल की मात्रा को ना बढ़ाए हमारी बॉडी में। नेक्स्ट कौन सा था, संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है फिश ऑयल, और इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, इन दोनों को छोड़ के जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल सारे किस में आते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल में। तो हमने यहाँ पर देख लिया फैटी एसिड्स के टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको भी हम आगे देखते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें भी क्या होता है, ये हमने क्या बनाया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पर मैंने ओनली एक ही डबल बॉन्ड मैंने यहां पर बनाया। इस स्ट्रक्चर में मैंने कितना डबल बॉन्ड बनाया, ओनली वन। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको भी हम देखेंगे, हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी अंदर देख रहे हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, और ये हमने बनाया COOH। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या यहाँ पर है ज्यादा, 2 से ज्यादा हमने C डबल बॉन्ड O बना दिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड हमने बनाया है, और यहाँ पर हमने कितने बना दिए, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहेंगे इसको, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे
क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इन दोनों में से कौन हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? इन दोनों में से हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ये वाला रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि पहले तो जिसमें थे ही नहीं उसको हमने क्या कहा? सैचुरेटेड। अब इसमें भी कम है और इसमें ज्यादा है, तो इन दोनों में से हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसका एग्जांपल है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है फिश ऑयल और हमारे वेजिटेबल ऑयल्स। फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स। जब भी कभी आप मेंस में आंसर लिखें, तो जब भी किसी भी चीज का आप एग्जांपल लिखें तो उनको हमेशा आप अंडरलाइन करें, क्योंकि उससे इम्पैक्टफुल आंसर हमारा लगता है। और इसके अलावा ये हमने देखे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी एक फैटी एसिड और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसे क्या कहा जाता है? ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारी हेल्थ के लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये बढ़ाता है HDL की मात्रा को। और HDL हमारे लिए क्या है? HDL हमारे लिए है बेनिफिशियल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ओमेगा 3 फैटी एसिड में, ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अब ओमेगा 3 ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमारा समुद्री शैवाल से या फाइटोप्लैंक्टन से। समुद्री शैवाल में ये पाया जाता है और ये पाया जाता है फाइटोप्लैंक्टन में। तो ये हमने देख लिए फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम क्या करते हैं? हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन एक फैटी एसिड की स्ट्रक्चर बनाई। इसमें मैंने यहाँ पर बनाए बॉन्ड्स। अब क्या होता है? मैंने इस फैटी एसिड को गर्म किया। इस फैटी एसिड को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा? ये जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। ये जो 2 बॉन्ड्स हैं उनकी जगह एक ही बॉन्ड रह जाएगा। ये मैंने इसको गर्म किया और मैं इसको गर्म करते जाती हूँ, तो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और एक ही बॉन्ड यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पे H H H, और ये बॉन्ड यहाँ पर टूट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। और वहां पर टूट गया तो वहां पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम ये क्रिया? हम गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है? H2 और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं और उससे इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने की क्रिया को ये बढ़ा देंगे, उसको उत्प्रेरित कर देंगे और ज्यादा, और ये कम समय में रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर उत्प्रेरक हम क्या लेंगे? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये 3 उत्प्रेरक हम यहाँ पर ले सकते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और इसका नाम क्या है? इसका नाम आप आगे से देख के बताना आप, या सोचिए आप कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है? ये है अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। और जो भी अनसैचुरेटेड था उसके एग्जाम्पल हमने क्या लिखे थे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था? वेजिटेबल ऑयल।
वेजिटेबल ऑयल हमने एग्जाम्पल में लिखा था। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल है इसको हम गरम कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्यों लगा रहे हैं, रिएक्शन की दर बढ़ जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाए, तो इसमें से बॉन्ड टूट जाते हैं और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोजन। तो इसे क्या कहेंगे, इस जो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इससे क्या होता है, इससे क्योंकि जब हम वेजिटेबल ऑयल को बार बार गर्म कर रहे हैं तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, और हमने आगे क्या देखा था, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं एलडीएल की मात्रा को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा को वो बढ़ाते हैं। और जब ये लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो हमें क्या हो सकती है, हार्ट डिजीज, हमारी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है। तो जब ये वनस्पति तेल को हमने गर्म किया, एक बार गर्म किया, दोबारा गर्म किया, और यहाँ पर तो हमने उत्प्रेरक और लगा दिए, तो ये जो बना है ये कौन सा बन गया, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया। यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड बना है ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऐसे इसका हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जिससे हम वेजिटेबल ऑयल से सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने आपको बताया कि ये कौन सा होता है, सॉलिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड। तो ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, घी। तो हमें किसका आभास होता है, यहाँ पर घी जैसा हमें आभास होगा। तो इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वनस्पति तेल से ये वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने में। अब इसमें देखिए, इसमें सारे ही जो हाइड्रोजन है वो नीचे की साइड है, सारे ही हाइड्रोजन नीचे की साइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या कहा जाता है, जिसमें सारे हाइड्रोजन नीचे की साइड है, इस स्ट्रक्चर का एक नाम हम देते हैं, उसको कहा जाता है सिस। जिसमें सारे हाइड्रोजन नीचे हैं उसको कहा जाएगा सिस। अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, जिसमें हाइड्रोजन ऐसे रहे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ऐसी वाली जो फॉर्म होती है उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी सिस जो संरचना है उससे ट्रांस संरचना में ये परिवर्तित हो गया है। तो ये आपको यहाँ से देख के समझ में आ जाएगा, सिस जो स्ट्रक्चर थी वेजिटेबल ऑयल की वो ट्रांस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो किस किस में पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि पोटैटो चिप्स हुई, जो भी हम तलकर चीजें खाते हैं, पोटैटो चिप्स हुई, और इसके अलावा बर्गर, पिज्जा, ये सब हुए, इनमें कौन सा एसिड, कौन सा ये पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें पाया जाता है। अब हम इसकी टाइप हम देख लेते हैं, फैटी एसिड्स के टाइप, लिपिड के टाइप। लिपिड कितने प्रकार की होती है, ये होती है बेसिकली 3 प्रकार की। इसमें बेसिकली कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। सिंपल, फर्स्ट है इसमें सिंपल, सेकंड है इसमें कंपाउंड, और थर्ड है इसमें डेराइव्ड लिपिड। सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड लिपिड। अब ये जो सिंपल लिपिड है उसमें क्या होगा, सिंपल लिपिड में ओनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, जो हमने आगे स्ट्रक्चर में
देखे हैं, वसीय अम्ल होगा और प्लस ग्लिसरॉल इसमें होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड में क्या होगा, इसमें ये सिंपल लिपिड में जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तो होंगे ही, इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो समूह है वो भी प्रेजेंस होंगे। सिंपल लिपिड वाले तो होंगे ही और इसके अलावा यहाँ पर अन्य समूह प्रेजेंट होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल क्या है। कंपाउंड मीन्स जुड़कर बनी हुई है, किससे जुड़कर, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर क्या होंगे, अन्य समूह भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड फर्स्ट एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल इसका है फास्फोलिपिड। और थर्ड एग्जाम्पल इसका है सल्फोलिपिड। क्या है थर्ड एग्जाम्पल, सल्फोलिपिड। अब इसमें आप देखिए, इसमें लिपिड तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर एक और संरचना हमें दिखेगी, जैसे कि लिपिड प्लस ग्लाइको, फास्फेट समूह प्लस लिपिड, सल्फेट समूह प्लस लिपिड। तो इस तरह से जो संरचनाएं हमें दिख रही है वो क्या है, वो है यहाँ पर कंपाउंड लिपिड। अब डेराइव्ड लिपिड क्या होगी, डेराइव्ड लिपिड ये होगी जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड है वो दोनों मिलकर डेराइव्ड लिपिड बनाते हैं। यहाँ पर सिंपल भी आ जाएंगे और कौन से आ जाएंगे, कंपाउंड। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि हमने देखा HDL, LDL, इसके अलावा कोलेस्टेरोल, इसके अलावा कोलेस्टेरोल इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टीरोइड, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम पढ़ते हैं हार्मोन्स में, तो ये एग्जाम्पल है डेराइव्ड लिपिड के जिसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों लिपिड मिल जाती है। और इस तरह के एग्जाम्पल हमें प्राप्त होते हैं HDL, LDL, कोलेस्टेरोल, स्टीरोइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये हमारा जो लिपिड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें संतुलित भोजन का नेक्स्ट जो संतुलित भोजन का कंपोनेंट है उसको हमें पढ़ना है, और वो क्या है, वो है विटामिन। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन। विटामिन क्या थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, ये लघु पोषक तत्व। विटामिन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लघु पोषक तत्व। इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी हॉपकिंस ने। और ये शब्द किसने दिया, ये शब्द दिया सी फंक ने। तो ये कुछ फैक्ट है, ये आप याद रख ले, प्री में इस तरह के फैक्ट्स आ सकते हैं। तो इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, सी फंक ने। खोज तो हॉपकिंस ने की और इस विटामिन शब्द का यूज किया है सी हॉपकिंस ने। अब विटामिन जो है वो कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी और सी। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि इनकी विलयशीलता के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ जल में विलय होते हैं और कुछ वसा में विलय होते हैं, लिपिड में विलय होते हैं। तो विलयशीलता के आधार पर विटामिन 2 टाइप के होते हैं। कुछ विटामिन क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में इजीली घुल जाएंगे। और कुछ क्या होंगे, वसा में विलय होंगे।
अब इनके हम नाम देख लेते हैं, कौन से तो जल में विलय है और कौन से वसा में विलय विटामिन है। तो विटामिन बी और सी जो है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जल में विलय विटामिन। विटामिन बी और सी कौन से विटामिन है, जल में विलय विटामिन। और विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के जो विटामिन है वो किस में विलय होते हैं, वो वसा में विलयशील विटामिन होते हैं। अब हम इनका बारी बारी से इनकी स्टडी करेंगे, विटामिन ए की, देन डी की, ई की, एक के की, बी की, देन सी की। तो सबसे पहले हम कौन सा विटामिन ले लेते हैं इनमें, सबसे पहले हम जो विटामिन लेंगे वो है विटामिन ए। इन सब विटामिन के, विटामिन ए बी सी डी ई के तो नाम है, इसके अलावा भी इनके एक अलग नाम हमने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बायो में हम क्या देते हैं, नाम। तो विटामिन ए का क्या नाम है, इसका नाम है रेटिनोल। ये नाम आप याद रखें क्योंकि प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी विटामिन के मैं आपको नाम बताऊंगी वो सारे प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए कौन है, रेटिनोल, रेटिनोल इसको कहा जाता है। अब इसके हम महत्व देख लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि जो ये ह्यूमन आई है, ये मैंने यहाँ पर आई बनाई, क्या बनाई मैंने यहाँ पर, आई। इस आई में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या है, ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं, ग्रंथि, जो अपने से कुछ पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, यहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड। अब ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या करती है, इस लैक्राइमल ग्लैंड का वर्क क्या है, हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं, जो टीयर होते हैं, हमारी आंखों में जो नमी बनी हुई है अभी इस प्रेजेंट टाइम, वो किसकी वजह से है, वो लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से है। ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या करती है, ये करती है टीयर प्रोडक्शन, टीयर को प्रोडक्शन करने का काम करती है, आंसू बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से आंखों में क्या बनी रहती है, नमी भी। इस समय जो हमारी आंखों में नमी बनी है वो किसकी वजह से है, लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से। अब ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है, इसको टीयर प्रोडक्शन में एक विटामिन चाहिए। कौन सा विटामिन होगा वो होगा विटामिन ए। अब हम विटामिन ए किससे लेते हैं, हम विटामिन ए लेते हैं भोजन से। जब भी क्या होगा, हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले रोग। मान लीजिए यहाँ पर भोजन में क्या हो गया, विटामिन ए की कमी हो गई। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो ये जो टीयर प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, आंखों में जो नमी है वो भी नहीं रहेगी। अब आंखों में नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारी आंखों में आ जाएगी रेडनेस, हमारी आंखों में आ जाएगी, और आंखों में हमें क्या, सूखा सूखा हमें लगेगा। क्या हो जाएगा, आंखों में नमी की कमी हो जाएगी और आंखों में हमें क्या लगेगा, सूखा सूखा हमें लगेगा। नमी की कमी हो जाएगी। अब नमी की जब कमी हो जाती है तो इसको हम एक डिजीज का नाम दे देते हैं, और इसको जो हम नाम देंगे वो क्या है, वो है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया इस डिजीज का नाम हमने दे दिया।
जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? जीरो मीन्स क्या है? जीरो मीन्स है ड्राइनेस, आंखों में आ जाएगी। जीरो मीन्स क्या हो जाएगा? नमी की कमी, और क्या आ जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगी हमारी आंखों में। और ऑप्थेल्मिया, जहां पर भी ये ऑप्थेल्मिया नाम का वर्ड आ जाए तो उसको आप समझिए कि ये किससे रिलेटेड है? ये है आई से रिलेटेड। तो जहां पर भी ये ऑप्थेल्मिया वर्ड आ जाता है वो किससे रिलेटेड है? आई से। तो क्या हो जाएगा? हमारी जो आईज है उसमें नमी की कमी हो जाएगी और हमें क्या हो जाएगा? जीरोप्थेल्मिया। तो ये हमने एक डिजीज पढ़ ली जो कि होती है विटामिन ए की कमी से। और एक डिजीज हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं जब हम आई टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है? हमारी आंख में होते हैं रोड और कॉन्स, हमने पहले पढ़ा है। आई में होता है रेटिना। रेटिना में क्या होते हैं? रोड और कौन रेटिना में होते हैं? रोड और कौन। यहाँ पे हमें रोड से ही हमें काम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओनली रोड ही लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? रोड। अब रोड में क्या होता है? रोड में होता है रोडोप्सिन प्रोटीन, यहाँ पर होता है रोडोप्सिन प्रोटीन। और ये रोडोप्सिन किससे मिलकर बना हुआ होता है? आगे जब हम आई के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब भी हम इस डिजीज को पढ़ते हैं। रोडोप्सिन मिलकर बना हुआ होता है रेटिनिन और स्कोटॉप्सिन से। और ये जो रेटिनिन है वो बनाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन ए। तो जब क्या होगा? हमारे भोजन में हो जाएगी विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो क्या होगा? ये जो रेटिनिन है वो नहीं बनेगा, ये रोडोप्सिन नहीं बनेगा, ये रोड नहीं बनेगी, रेटिना नहीं बनेगा। और हमें क्या होगा? हमें आई में दिखना दिखना कम हो जाएगा। और वो दिखना कम कब होगा? रोड का मैंने आपको क्या बताया था कि रोड जो है आर मीन्स रात, और रात मीन्स अंधकार। अंधकार या डिम लाइट, कम लाइट में ये देखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रोड। तो रात में देखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रोड। अब रोड ने ही अपना रोड ही प्रॉपर तरीके से नहीं बना है तो रेटिना पर इफेक्ट पड़ेगा। और आई के द्वारा हम जो रात में देख रहे थे, रात में हमें दिखना बंद हो जाएगा। और इस डिजीज को फिर हम क्या कहेंगे? इस डिजीज को हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? रतौंधी। तो ये डिजीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड डिजीज पढ़ ली हमने जो कि होती है डिफिशियंसी डिजीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए जो है वो क्या करता है? वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटी मीन्स रोकना किसी भी चीज को। एंटी मीन्स क्या होता है? रोकना। और ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक रहा है। ऑक्सीडेशन को रोकना। किसको रोकना? ऑक्सीडेशन को रोकना। अब ये कहां पर रोकेगा? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है तो ये कहां पर ये काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट का। ये क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती है, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? बहुत सारी रिएक्शन। और उन रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? उन रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। कुछ छोटे छोटे तत्व बनेंगे
और इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो हेल्थी जो चीजें हैं जैसे कि डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, इन सब से रिएक्ट करने लग जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, डीएनए से रिएक्ट कर लेंगे, हेल्दी डीएनए से, हेल्दी डीएनए से रिएक्ट कर लेंगे। और किससे रिएक्ट कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारी जो क्रियात्मक इकाई है कोशिका, कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सेल। सेल मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है जो उसको घेरे हुए रहता है। तो ये डीएनए से रिएक्शन कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन से ये रिएक्शन कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोटीन यहाँ पर है तो उससे रिएक्शन कर लेंगे। प्रोटीन से, डीएनए से, सेल मेम्ब्रेन से रिएक्शन करके इनको ये हानि पहुंचाने का काम करते हैं, इनको डैमेज करते हैं। ये क्या करेंगे, ये डैमेज करेंगे। डैमेज कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू। जैसे कि हमारे सनलाइट भी आती है, तो सनलाइट आती है तो उससे भी हमारे फ्री रेडिकल्स रिएक्शन करने लग जाते हैं बॉडी पर। जैसे कि क्या होता है कि हमारे फेस पर अगर झुर्रियां आ रही है तो वो भी किसका कारण है, वो एजिंग का कारण है। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है उनको रोकने का काम करता है कौन, विटामिन ए। तो एंटीऑक्सीडेंट मींस इन फ्री रेडिकल्स की क्रिया को रोकने का काम करेगा। फ्री रेडिकल्स की जो, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स से ये रिएक्ट कर लेगा और फ्री रेडिकल आगे अपनी क्रिया को नहीं कर पाएगा। तो फ्री रेडिकल्स की क्रिया को इसने रोक लिया और इस क्रिया को रोकने की वजह से हमारे जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी वो रुक जाएगी और इससे ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब विटामिन ए के साथ साथ और कौन कौन है जो कि करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम। एक तो विटामिन ए कर रहा है और विटामिन ए के अलावा और कौन कौन है, एक तो है विटामिन ए, एक है सी और एक है ई। ये करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम और फ्री रेडिकल को बनने से रोकते हैं। कौन, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। और कौन है, और खनिज में अगर मिनरल में हम देखें, मिनरल में है यहाँ पर जिंक और सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया है। तो हमने विटामिन के यहाँ पर यूज देख लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। इसके अलावा विटामिन ए और क्या करता है, विटामिन ए एक संक्रमण से हमारी रक्षा करने का काम करता है, इसीलिए इसको और क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रति संक्रमणकारी विटामिन।